इस लेक्चर में हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए डिस्कस करेंगे। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, उससे पहले जानेंगे कि माइनॉरिटीज़ का क्या मतलब होता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है जी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है जी कि जो मेजॉरिटी में नहीं है वो अल्पसंख्यक है। माइनॉरिटीज़ को दो बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया जी। एक तो लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है जी, और एक है जी रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे। जैसे मान लो जी हमारी कंट्री में अराउंड 80% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, तो इसके अलावा जो भी धर्म है, रिलीजन है, वो माइनॉरिटी में आते हैं जी, क्योंकि 50% से कम उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन है, यानी कि माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक हैं। जैसे सिख हो गया जी, या फिर आपका मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये धर्म हो गए, सब माइनॉरिटी में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए जी दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है, कहा है, उसे डायरेक्शन दी है कि भाई साहब जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष और इसके 5 मेंबर, इसके सदस्य की जो सीट वैकेंट है, इसकी पोस्ट खाली पड़ी हुई है जी, ना तो अध्यक्ष है अभी और ना ही 5 मेंबर हैं, उनको आप भरिए। और टाइमलाइन दी है कि 31 जुलाई 2021 तक इनको अपॉइंट कीजिए आप, चेयरपर्सन और 5 मेंबर को। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी, कहाँ से आया है माइनॉरिटी कमीशन। देखो जी, जेनेसिस होता है, जिसका जेनेसिस का मतलब है जी ओरिजिन, उत्पत्ति, कहाँ से पैदा होता है, कब बनता है। 1978 में माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाया जाता है जी। अभी ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, 1978 में सिर्फ माइनॉरिटीज़ कमीशन है। इसे कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बनाती है जी इसे 1978 में, एक रिजोल्यूशन पास करके। यानी कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी जब बनी थी। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है जी असंवैधानिक संस्था, और असंवैधानिक तो होगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया इसके लिए कुछ भी प्रोविजन, और ना ही एक्ट से बनाई गई, सिर्फ रिजोल्यूशन ला के बनाई गई। जैसे आपका प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और जैसे नीति आयोग बनाया गया था, उसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया, कानून पास नहीं किया, बिना कानून पास किए बस एक कागज़ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया जी, रिजोल्यूशन पास कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और इसी के अंडर ये काम करती थी। फिर 1984 में जी माइनॉरिटी कमीशन को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर से निकाल के इसे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर काम करने का मतलब कहा गया। मतलब ये अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम नहीं करती, अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, वेलफेयर मंत्रालय के अंडर ये अपना काम करती है जी, ये माइनॉरिटी कमीशन। फिर इसमें जी जब मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर तो ये काम करती है, लेकिन इसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को एक्सक्लूडेड किया गया था 1998 में जी। मतलब इसमें जी भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटीज़ थे उनको निकाला गया था, वो इसमें नहीं आते थे, इंक्लूड नहीं करते थे। सिर्फ धर्म के आधार पे जो माइनॉरिटी थी, रिलीजन के आधार पे, वो ही इंक्लूडेड थी 1984 में जी। लेकिन बात आई जी 1992 की। 1992 में जी एक एक्ट पास कर दिया गवर्नमेंट ने, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में। इसके जरिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया जी। 1992 में एक्ट पास करके 1993 से ये एक्ट इन्फोर्स में आ गया जी, लागू हो गया, और इसे स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बना दिया गया। फिर इसमें 5 रिलीजियस माइनॉरिटी रखी गई, 5 कम्युनिटीज़ को जी। कौन कौन सी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी, या आप जोरोस्ट्रियन भी बोल सकते हो जी, पारसी को जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं। ये 5 धर्म को, रिलीजन को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ डिक्लेयर किया गया इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके। नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब जी कागज़ में लिख दिया और गजेटी ऑफ नोटिफिकेशन में जारी कर दिया, पब्लिश कर दिया। फिर 2014 में जी, अब तक देखो जी ये 2014 से पहले सिर्फ 5 धर्म माइनॉरिटी में आते थे, जैन धर्म नहीं आता था। जैन धर्म को 2014 में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में रखा गया। तो अब टोटल कितनी है जी, 6 हो गई टोटल। एक मुस्लिम, दूसरी क्रिश्चियन, तीसरी सिख, बुद्धिस्ट, चौथी और पांचवी जुरिस्टन यानी कि पारसी, और छठी हो गई जी जैन धर्म। तो 5 कम्युनिटी हैं जी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे देश में जी, हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई इनके लिए जी प्रोविज़न नहीं है, इनके लिए प्रोविज़न है इनके सेफ गार्ड के लिए, वो हम देखेंगे। ये सिर्फ किस में डिफाइन की गई है जी, एक्ट में, और ये कमीशन भी एक्ट के जरिए बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस कमीशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है जी। संवैधानिक का मतलब है जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, इसकी संविधान में प्रोविज़न नहीं है, हमारे में संवैधानिक बॉडी नहीं है, समझे। फिर कैसी बॉडी है, सांविधिक, सांविधिक बोलते हैं जी स्टैट्यूटरी बॉडी को, सांविधिक, सांविधिक बॉडी है जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के जरिए बनाई गई है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है जी, कौन कौन मेंबर है, देखो जी, एक इसमें चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन और 5 मेंबर होते हैं, टोटल मिला के 7 मेंबर होते हैं जी, 7 पर्सन। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है जी,
इन्हें नॉमिनेट करता है जी नामांकित सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेट कर देगी, ये अपॉइंट हो जाएंगे। किसके बेस पे? कोई क्वालिफिकेशन है जी इनकी, बस इतनी सी क्वालिफिकेशन है कि एमिनेंस, मतलब कोई प्रसिद्ध पर्सन होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए जी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए जी, सच्चा स्नान होना चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के काम को संभालने की। बस इतनी सी क्वालिफिकेशन है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है इसकी कुछ भी। और इसका टेन्योर कितना जी, कितने साल के लिए नॉमिनेट करते हैं इस मेंबर को? देखो जी, ईच मेंबर जो है जी इसके मेंबर हो, चेयरपर्सन हो, 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 3 साल के बाद वो ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं जी। देखो जी, इसमें कहीं भी मैक्सिमम एज नहीं दी हुई। जैसे आपके आरटीआई जो होता है जी बनाई गई, उसमें सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में है ना 3 साल या 65 ईयर मैक्सिमम, या तो 3 साल होना चाहिए मैक्सिमम, या 65 ईयर के हो गए जी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसे जी कोई 65-70 ईयर एज ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ 3 साल दिया हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है जी, इंपॉर्टेंट है। अब इसके फंक्शन क्या जी, क्या क्या काम करता है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? देखो जी, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनका विकास हो सके, उनके राइट हैं जी जो उनको सेफ गार्ड हो सके जी, कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके जी, ये काम करता है। प्राइम मिनिस्टर के जी 15 पॉइंट प्रोग्राम है जी, 15 पॉइंट प्रोग्राम है माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, उनका अच्छे से लागू हो सके, हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट हो सके ये प्रोग्राम, तो इनको भी प्रमोट करता है ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट हो जी या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को रिकमेंडेशन देता है जी, सिफारिश देता है कि माइनॉरिटीज़ के सेफ गार्ड के लिए क्या क्या आपको लॉ बनाने चाहिए, क्या क्या आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। नेक्स्ट करता है जी, मान लो कोई कंप्लेंट है जी, अगर डिप्राइवेशन ऑफ राइट के रिगार्डिंग, मतलब माइनॉरिटीज़ के राइट का उल्लंघन हो रहा है, वंचित किया जा रहा है उनके अधिकारों से, तो कोई कंप्लेंट आई है, शिकायत, उसकी देखभाल करता है जी ये माइनॉरिटीज़ कमीशन। नेक्स्ट है जी, कोई कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हुए या राइट्स हुए जी, मतलब कोई दंगे प्रसाद हो गए जी, आपस में लड़ाई हो गई, माइनॉरिटीज़ की कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट विवाद हो गया, तो उसमें इन्वेस्टिगेट करता है जी, जांच करता है। ऐसे एग्जाम्पल है जी, 2011 में इसने भरतपुर कॉम्युनल रियोट हुए थे जी, कॉम्युनल का मतलब सांप्रदायिक दंगे प्रसाद हो गए थे जी, तो उनकी इसने इंस्पेक्शन की थी, मतलब जांच की थी। 2012 में बोडो मुस्लिम के बीच में क्लैशेस हो गए थे, क्लैशेस का मतलब है झगड़ा हो गया था असम में। बोडो एक कम्युनिटी है जी, कम्युनिटी के लोग, और मुस्लिम आप जानते हो मुस्लिम कम्युनिटी के, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की थी, और जो भी रिपोर्ट तैयार की थी इन्वेस्टिगेशन करके, इसकी फाइंडिंग्स गवर्नमेंट को सबमिट कर दी थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने। और क्या काम करता है जी, देखो इसने एक माइनॉरिटीज़ राइट डे ऑब्जर्व किया, मतलब ये हर साल क्या है जी 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज़ राइट डे मनाता है, यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को सेलिब्रेट करते हैं जी। ये इसके उपलक्ष्य में करते हैं क्योंकि 1992 में जी यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट की माइनॉरिटीज़ के राइट को मतलब सेफ गार्ड करने के लिए। यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट की जी, अपनाई, उसका नाम था डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है जी घोषणा, एक तरह से घोषणा पत्र अडॉप्ट किया, अपनाया, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसने 2-3-4 तरह की माइनॉरिटीज़ को डिफाइन किया, मतलब बताया यूनाइटेड नेशन ने, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी हो, एथनिक लेवल पे हो जी, या धर्म के आधार पर, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे। और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जी लीगल प्रोविज़न क्या क्या है जी माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे संविधान में। देखो जी, हमारे संविधान में कहीं पे भी ये नेशनल जो माइनॉरिटी है जी, माइनॉरिटी है जो, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ, इसे सिर्फ एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है जो बनाया था 1992 में, उसमें परिभाषित किया है माइनॉरिटी को। और उस एक्ट में क्या लिखा है, उसमें भी सिर्फ इतना लिखा है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार नोटिफाई कर देगी किसी भी कम्युनिटी को, तो वो हो जाएगी जी माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी कौन कम्युनिटी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बस एक कागज़ में लिख के पब्लिश कर देगी, नोटिफाई कर देगी कि ये कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है, तो वो माइनॉरिटी समझे जाने लगेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक हमने जाना जी 6 कम्युनिटी को डिफाइन किया हुआ है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनको। नेक्स्ट जी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया 2004 में। ये किस लिए बनाया गया जी, इसके लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जी, जो भी मान लो स्कूल कॉलेज वगैरह हैं जी, उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। जो भी मान लो इन 6 जो रिलीजियस कम्युनिटी माइनॉरिटी डिक्लेयर की गई हैं, अल्पसंख्यक जो 6 धार्मिक समुदाय डिक्लेयर किए गए हैं, उन्होंने जो जो अपने स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया कि ये माइनॉरिटी के वो हैं जी स्कूल कॉलेज हैं, समझे। तो ये टर्म कहीं पे भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कहीं पे भी परिभाषित नहीं की गई, कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में देके पूछी जा सकती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी क्या डिफाइन है, उसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं है जी ये हमारे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जी 2 तरह की माइनॉरिटी को पहचान देता है कि एक तो धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर।
रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लेकिन माइनॉरिटी होती क्या है इसको डिफाइन नहीं किया है, ये आपको याद रखना है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो हमारे संविधान में कितने तरह की माइनॉरिटी हैं? 2 तरह की, धार्मिक आधार पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर। आर्टिकल 15 और 16 क्या बोलता है जी? देखो जी, ये प्रोहिबिट करता है किसी के बीच में भी, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी के बीच में भेदभाव को रोकता है, भेदभाव ना हो, ये आर्टिकल 15 बोलता है। किसके आधार पे ना हो? देखो, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट भेदभाव ना हो, किसके आधार पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड का मतलब है जी आधार, किसके आधार पे? कि रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी के साथ हमारे देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेस के आधार पर, रेस का मतलब है जी नस्ल, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में कुछ और नस्ल के आदमी रहते हैं जी, नॉर्थ इंडिया में अलग, साउथ इंडिया में अलग, तो इस नस्ल के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करोगे। कास्ट के, जाति के आधार पर नहीं करोगे जी, सेक्स के आधार पर नहीं करोगे जी, मतलब जेंडर के आधार पे, लड़का लड़की के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म हुआ है जी जहाँ पे, जगह पे, कहीं पे भी, उसके आधार पे भी आप भेदभाव नहीं करोगे हमारी कंट्री में। तो ये प्रोहिबिशन करता है जी आर्टिकल 15 किसी भी भेदभाव को। आर्टिकल 16 बोलता है जी कि सिटीजन को राइट होगा जी, देखो जी सिटीजन को राइट दिए गए हैं, याद रखना, किसी रेजिडेंट को नहीं है, मतलब बाहर से फॉरेन आ जाए उसके लिए आर्टिकल 15 और 16 अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन के लिए है राइट। ये देता जी राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस, मतलब जी कोई जॉब का आधार देता है जी, रोजगार का आधार देता है, सबको समान तरह का मौका प्रदान करता है आर्टिकल 16। और इसमें यह कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट, हमारा जो कंट्री है जी देश, उसकी गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी जी? कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, किसके आधार पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और इसमें एक ग्राउंड और है जी, ये 5 के अलावा 1 2 3 4 5 और एक और है जी रेजिडेंस, यानी कि जहाँ पे उसका घर है जी, रेजिडेंस है, उसके आधार पे उसका कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए? ये 6 ग्राउंड दिए हुए आर्टिकल 16 में। और सेफ गार्ड क्या दी गई हैं जी माइनॉरिटीज़ के लिए? माइनॉरिटीज़ के लिए वीकर सेक्शन में ही आते हैं जी, आर्टिकल 15 मतलब 16 हमने पढ़ लिया। अब आर्टिकल 25 क्लाउज 1, 26 और 28 में लिखा हुआ है जी। आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है जी, सभी लोगों को आज़ादी है जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपने जो भी धर्म है उसको, अपनी अंतर आत्मा के जो भी उसका बोलता है कि धर्म को अपनाना है, उसको अडॉप्ट कर सकता है जी, राइट टू फ्रीली प्रोसेस कर सकता है, अपने प्रैक्टिस कर सकता है जी, अपने धर्म को प्रोपागेट कर सकता है, मतलब आपको प्रीच करने का अधिकार है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 26 क्या बोलता है जी? वो बोलता है राइट टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन को जी अधिकार है कि वो मेंटेन करने का, कोई भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस के लिए, धार्मिक और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए मेंटेन करके रख सकता है किसी को भी ट्रस्ट को, और मैनेज कर सकता है जी अपने ऑन रिलीजियस अफेयर, अपने धार्मिक जितने भी अफेयर हैं जी उनको मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है जी। आर्टिकल 28 क्या बोलता है जी? ये पीपल्स को फ्रीडम देता है जी कि उसको पूरा अधिकार है, वो कोई भी धार्मिक पूजा हो रही है कहीं पे, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी, उसको अपनाए या ना अपनाए, उस पूजा में शामिल हो ना हो, यह अधिकार है जी। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जी को हो रहा है, मान लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल कॉलेज में कोई मान लो जी धार्मिक पूजा हो रही है या कोई प्रार्थना हो रही है जी धर्म के नाम पे, तो उसको पूरी आज़ादी है हर एक पर्सन को, वो उसको धार्मिक, मतलब कोई पूजा हो रही है जी, कोई प्रार्थना हो रही है, उसको उसमें भाग ले या ना ले, पूरी आज़ादी है, अगर वो होली मेंटेन्ड है स्टेट के द्वारा या रिकग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा या ऐड की जाती हैं। मतलब अगर मान लो जी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जी, निजी स्कूल है जी, कोई प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है, उसमें तो आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, नहीं मानी जाएंगी। लेकिन अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भले ही है, अगर रिकग्नाइज है स्टेट के द्वारा और आपका होली मेंटेन है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, स्टेट उसे पैसा देता है जी पूरा मेंटेन के लिए, या सहायता देता है कुछ भी पैसे की, मनी की, तो उसमें लागू नहीं होगा। अगर मान लो जी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया और वो आपका कोई स्टेट से, मतलब कोई भी गवर्नमेंट से लेना देना है नहीं, आप पढ़ा रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो हाँ हमें ये कराना, आप करा सकते हो। लेकिन अगर स्टेट सहायता दे रहा है और रिकॉग्नाइज है स्टेट के जरिए, क्योंकि प्रोवाइड करता है डिग्री वगैरह स्टेट ही देता है, मतलब स्टेट का है मतलब है जी गवर्नमेंट, तो फिर आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, कोई भी ये नहीं बोल सकते कि आपको प्रार्थना बोलनी पड़ेगी, नहीं, ये नहीं कह सकते। आर्टिकल 29 देता है जी हमें एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन को, किसी भी, कोई भी हमारी कंट्री में कोई भी सिटीजन हो जी, हमारे किसी भी पार्ट में रहता हो इंडिया के में, उसको पूरा अधिकार है अपनी डिस्टिंग का मतलब है जी अपनी अलग जो डिफरेंट लैंग्वेज है, उसकी भाषा है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उसकी संस्कृति है जी, उसको
प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का अधिकार देता है जी। ये दोनों तरह की माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है जी आर्टिकल 29। रिलीजियस भी, रिलीजियस माइनॉरिटी भी और लिंग्विस्टिक भी, मतलब धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर दोनों पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा जी ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं है आर्टिकल 29, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। क्योंकि देखो जी यहाँ लिखा हुआ है ना एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, तो ये सारे सिटीजन को, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, चाहे मेजोरिटी पीपल क्यों ना हो जी, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, समझे, उनको भी ये अधिकार है अपने धर्म को और भाषा को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन आर्टिकल 30 है वो केवल और केवल माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। इसमें माइनॉरिटी है जी, माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक, उनको अधिकार है राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उन्हें अपनी चॉइस का, अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं और अपने नियम बना सकते हैं जी किसी भी स्कूल में अपनी माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, रिलीजियस या भाषा को मेंटेन करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 30 किसके लिए है? माइनॉरिटीज़ के लिए। ये माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ओनली माइनॉरिटी। लेकिन आर्टिकल 29 मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को करता है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है जी, बहुत बार पूछी गई है, कभी भी पूछी भी जा सकती है आगे, क्योंकि कई बार पूछा गया है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए आर्टिकल 29 और 30 केवल और केवल माइनॉरिटीज़ के लिए। एक आर्टिकल 350 क्लाउज बी, ये भी एक अधिकार देता है जी। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में किया गया जी, और इसके जरिए आर्टिकल 350 में क्लाउज बी जोड़ा गया। क्लाउज बी में एक ऑफिस क्रिएट किया गया, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मतलब एक प्रेसिडेंट क्या है जी, एक ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे। ये ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे किस लिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, मतलब भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, भाषा के आधार पर ये जी, जैसे हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हो गई जी मेजोरिटी में। बाकी की जैसे पंजाबी हो गई जी, गुजराती हो गई जी, तमिल, तेलुगु या कन्नड़, मलयालम, ये सब माइनॉरिटी भाषा हो गई जी। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जी एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 350 क्लाउज बी। और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये कब जोड़ा गया? हमारे संविधान में संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में, उसके जरिए ये जोड़ा गया। ये इसकी ड्यूटी क्या होती है जी? स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी ये होती है कोई भी भाषा के आधार पे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए, उनके कोई भी कंप्लेंट हो जी उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है जी, इन्वेस्टिगेट करता है, जांच करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर ये ऑफिस क्रिएट किया गया है जी इसलिए। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही जी।